हेलो एवरीवन। लास्ट 2-3 साल से यूपीएससी सीसेट जो है वो टफ़ होते जा रहा है। जैसे 22 से लेके 22, 23, 24, 23 तो हद पार कर दिया था। ओके, तो जिसको दिक्कत हो रहा है सीसेट में, ये उसी के लिए वीडियोज़ है। तो लास्ट तक पूरा देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरी तरफ से कुछ कोर्सेस रहेंगे, फ्री इनिशिएटिव रहेंगे, वो सारे कुछ लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्वालिफाई यूपीएससी सीसेट। तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या फॉलो करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट चीज़ क्या है इम्पोर्टेंट, नॉलेज। सबसे फर्स्ट चीज़ क्या है, नॉलेज। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। अगर नॉलेज ही नहीं है, जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सीसेट में, जैसे रीजनिंग है, ओके, रीजनिंग है, फिर मैथ है, अगर नॉलेज ही नहीं रहेगा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, सेकंड है प्रैक्टिस, तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। तो इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। नॉलेज, जैसे कि बोलते हैं कि मदर ऑफ ऑल। अगर नॉलेज नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बट केवल और केवल नॉलेज से भी ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके लिए ये जो तीन चीज़, नॉलेज, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस, ये तीनों का कम्बिनेशन आना चाहिए। नॉलेज बहुत सारा है लेकिन प्रैक्टिस नहीं किए हो तो एग्ज़ाम में जाके घबरा जाओगे। केवल प्रैक्टिस किए हो, नॉलेज नहीं हो तो भी नहीं बनने वाला है। थोड़ा सा भी डिफरेंट क्वेश्चन दे दिया तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस बहुत की हो पर नॉलेज इन द सेंस कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ओके, नॉलेज का मतलब केवल पता होना नहीं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, एग्ज़ाम में जाके या एग्ज़ाम से पहले कैसे करना है, तो एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नॉलेज जैसे रीजनिंग है, ओके, दूसरा चीज़ मैथ है और तीसरा चीज़ इंग्लिश है। तो सारे लोग का कुछ ना कुछ एक चीज़ अच्छा लगता है। जैसे बहुत सारे लोग का इंग्लिश अच्छा रहता है, बट केवल इंग्लिश के दम पे नहीं हो सकता है। इंग्लिश में भी कुछ नॉलेज चाहिए होता है कि इस, जैसे एजम्पशन का क्वेश्चन है या डिफरेंट जो इसका सेंटर थीम क्या है, अगर इस तरह से पूछता है तो उस पर पता होना चाहिए कि कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो वो नॉलेज पार्ट में वो प्रैक्टिस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ओके, दूसरा जैसे मैथ है, मैथ और रीजनिंग है, इस पे नॉलेज और प्रैक्टिस दोनों एक साथ काम आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं, याद रख कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, ठीक है, जल्दी कैसे बनाएं, ये सब चीज़ें होगा। तो मैथ में जितना भी सब्जेक्ट है, इस पे बिना नॉलेज का नहीं हो सकता कुछ भी। प्रैक्टिस करोगे क्या अगर नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग में, रीजनिंग भले ही कुछ खुद से भी हम लोग बना लेते हैं, पर मैथ खुद से केवल नहीं हो सकता अगर नॉलेज नहीं है तो। मतलब उस चैप्टर का कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व करना होता है, क्या फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ पता होना चाहिए। रीजनिंग भले ही हो भी जाता है। तो मैथ में जैसे जो मेन चैप्टर क्या क्या है, ठीक है, जैसे सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरा सीसेट में जो है वो क्या है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का नॉलेज होना ज़रूरी है। इस पर क्या क्या आता है, जैसे यूनिट डिजिट है, डिविजिबिलिटी है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ पहले पढ़ना होता है। तो नॉलेज कहाँ से आएगा, कोई वीडियो देखेंगे, ओके, या कोई कोर्स को परचेज करेंगे, उससे नॉलेज आएगा। फिर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है, कोर्स होगा तो उसी में प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, या पीवाईक्यू के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, या डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ऑल इंडिया टेस्ट होते हैं बहुत सारा, उससे करेंगे। ऐसे ही रीजनिंग में भी, तो जैसे मैथ में हो गया नंबर सिस्टम, फिर पीएनसी हो गया। ठीक है, पीएनसी भले ही 2024 में 24 में ज़्यादा नहीं, ज़्यादा क्या पूछा ही नहीं, बट उससे पहले 23 में तो लगभग 14 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, उससे पहले भी 10-11 क्वेश्चन पूछा था। तो 5 का एवरेज हर साल पूछता ही है। तो अगले साल फिर से क्या पता 10 क्वेश्चन पूछ दी। तो ये सबको दोनों, ये दोनों चैप्टर, ठीक है। तीसरा चैप्टर है परसेंटेज, ओके, ये सबसे क्वेश्चन तो आएगा। नंबर सिस्टम तो अकेला 15 से 20 क्वेश्चन लगभग आता है, ठीक है, परसेंटेज से एक तो क्वेश्चन आता है। और तीसरा है टाइम एंड वर्क, ओके। अगर मैथ में, जैसे मान लो कि किसी को मैथ हार्ड लगता है, तो ये नंबर सिस्टम को तो करना ही पड़ेगा, टाइम एंड वर्क को करना ही पड़ेगा, इसको स्किप नहीं कर सकते हो।
इससे 20 क्वेश्चन आएगा, तो कैसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। इससे 2-3 क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन आता है, तो ये तीनों कम से कम कर लो जिसको मैथ हार्ड लगता है, ओके। अच्छा, इस सब में से तीनों का तीनों स्ट्रॉन्ग करने का ज़रूरत नहीं है, कोई 2 स्ट्रॉन्ग कर लो, तीसरा का कुछ आसान चैप्टर या ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो पढ़ लो, ठीक है। जैसे रीजनिंग में हो गया कोडिंग डिकोडिंग, ओके ना, रैंकिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गया, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब करना ही पड़ेगा। जिसको मैथ और इंग्लिश जिसको कर रहे हो वो रीजनिंग में ये सब चैप्टर को कर लो। किसी का रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग का सारा चैप्टर कर लो, मैथ का ये सब चैप्टर कर लो, ठीक है। और इंग्लिश का कुछ कुछ पार्ट कर लो, ओके। कोई 2 चीज़ को कंबाइन कर सकते हो। हम लोग को लगभग 45 प्लस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, 45 से तो कम नहीं करना है, ओके, क्योंकि गलत भी हो जाता है। 45 से 55 तक अगर कोशिश करो, इतना क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, इतना में सेफ रहोगे हर 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 परिस्थिति में, ओके। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कैसे कैसे हो सकता है। एक तो प्रैक्टिस सेट दिया, मतलब प्रैक्टिस सेट, जैसे कहीं अगर कोर्स कर रहे हो तो वहाँ पे प्रैक्टिस सेट रहेगा, ओके। दूसरा है PYQ। PYQ सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, PYQ, ओके। तीसरा है टेस्ट। तो ये तीनों चीज़ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो टेस्ट, इसके लिए क्या है, टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट ज़रूरी है। PYQ के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है, कि क्या चीज़ मुझसे बन रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, लैंग्वेज क्या है, पेपर जो बनाने वाला है वो कौन सा लैंग्वेज यूज़ करता है, ठीक है, कैसे कैसे ऑप्शन सेट करता है, ऑप्शन को भी देखना होता है PYQ से कि ऑप्शन कैसे सेट करता है, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू भी बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। और प्रैक्टिस सेट अगर कहीं कोर्स लिए हो तो वहाँ का प्रैक्टिस सेट वो भी करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से टाइम मैनेजमेंट वाला भी चीज़ आएगा, ऊपर से जो हम लोग नॉलेज गेन किए हैं उसका रिवीजन होगा। और नॉलेज केवल मतलब पढ़ लिए, कोर्स कोई ले लिए और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो। सीसेट रीजनिंग और मैथ में क्या है, ये सब चीज़ क्या है, प्रैक्टिस ही तो है मेन। मतलब एक बार पढ़ लिए उसके बाद रिवीजन करना, रिवीजन कैसे, प्रैक्टिस के थ्रू करना होता है, ठीक है। जैसे दूसरा सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस जो करना होता है, एक रीड करके करना होता है, मतलब सॉरी, जो रिवीजन करना होता है, एक तो रीड करके करो, दूसरा प्रैक्टिस करके। तो यहाँ सीसेट में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना अच्छा है। तो ये सब तीनों चीज़ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में 2 चीज़ें हैं, एक तो एग्ज़ाम के पहले जैसे पढ़ रहे हैं उस टाइम कैसे, और एग्ज़ाम हॉल में कैसे करें। तो एग्ज़ाम हॉल में कैसे करना है, ये यहीं से मतलब हम लोग को 2 चीज़ बना, सब इस पे भी 2 चीज़ है। एक तो टेस्ट जो दे रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है, जो टेस्ट दिया जाएगा एग्ज़ाम से हॉल से पहले, वो टेस्ट को भी एग्ज़ाम हॉल जैसा ही देना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिस है वो टेस्ट में हो जाएगा। दूसरा चीज़ कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे अप्रोच करना है, तो वो जो टेस्ट दे रहे हो उसी से हम लोग को मतलब अपना सबका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है कि जैसे कोई 1 से लेके स्टार्ट करता है और 80 तक जा रहे हैं, जितना बन रहा है, जितना छूट रहा है वो बीच में छोड़ दो। दूसरा चीज़ है, जैसे अधिकतर लोग जो मैथ्स और रीजनिंग बनाते हैं वो इंग्लिश को छोड़ते जाते हैं, मैथ और रीजनिंग बनाने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में अगर उसको टैकल करना है तो वो टेस्ट के थ्रू ही होगा, ठीक है। टेस्ट में जैसे हम लोग को अटेम्प्ट करना है एक्चुअल एग्ज़ाम में, वैसे ही टेस्ट में करो, ठीक है। कैसे जैसे भी कर सकते हो, कोई ये नहीं। और कौन सा स्ट्रॉन्ग, मतलब कौन सा ज़्यादा करना है, मैथ और इंग्लिश जैसे कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो मैथ को पहले कर लो क्योंकि मैथ बाद में फिर दिमाग नहीं चलेगा, इंग्लिश बाद में बन भी जाएगा। ऐसे ही रीजनिंग है, अगर कोई मैथ और रीजनिंग कर रहा है तो मैथ को मतलब लगातार भी कर सकते हो या मैथ को पहले कर लो, हमेशा मैथ को थोड़ा पहले कर लो क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा दिमाग फिर भी थोड़ा सा फ्रेश रहता है। इंग्लिश लास्ट में कर सकते हो या किसी का इंग्लिश सबसे अच्छा है तो पहले ही इंग्लिश कर लो। 27 क्वेश्चन कर लिए पूरा तो उस पर लगभग 22-23 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन से भी काम चल जाएगा। 20 क्वेश्चन कम से कम तो सही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ है एग्ज़ाम के पहले, तो एग्ज़ाम के पहले
जीएस और सीसेट में कैसे हम लोग टैकल करें कि जीएस लोग सबसे ज़्यादा टाइम जीएस पढ़ते रह जाते हैं और सीसेट को टाइम ही नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सीसेट को कम से कम 2 घंटा डेली, 2 आवर्स जो है 2 आवर्स डेली तो देना ही है। और जिसका ज़्यादा वीक है वो 3 to 4 आवर दे सकते हो। बाकी बचा 8 घंटा अगर पढ़ रहे हो तो 6 आवर, 5 to 6 आवर जो है 5 to 6 आवर जीएस में दो और 2 से 3 आवर जो है हर दिन सीसेट को दो। ठीक है, 2 आवर तो कम से कम देना है। उसके बाद सीसेट में कैसे करना है विद इन सीसेट, तो सीसेट में जो चैप्टर, जैसे अगर इंग्लिश स्ट्रांग है तो इंग्लिश को जल्दी ख़त्म कर लो। ठीक है, इंग्लिश को जल्दी ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद एक और कोई स्ट्रांग बनाना है तो या तो रीजनिंग को या तो मैथ को। ठीक है, तीनों बना सकते, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी किसी को रहता है तीनों चीज़। ठीक है, तो तीनों चीज़ दो। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट करना है मैथ इंग्लिश या मतलब कोई भी एक, तो उसको स्टार्ट करो। और जो तीसरा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग नॉर्मल थोड़ा रखना है, तो उसका जो मेन चैप्टर है वो सबको करना है। ठीक है, तो इस पर डेली इस पर टाइम मत बांधना है। इस पर क्या करना है, एक एक टॉपिक ख़त्म करो। जैसे इंग्लिश अगर करना है मुझे तो 5 दिन या 10 दिन से 2-2 घंटा कर रहे हो तो 10 दिन करके इंग्लिश ख़त्म कर लो 10 दिन के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर मैथ करना है तो मैथ में तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैथ को टाइम दो। बीच में रीजनिंग भी कुछ चैप्टर कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे विद इन सीसेट में ऐसे टाइम बांध लो। इंग्लिश को जब कोई या तो दूसरा सब्जेक्ट कर रीजनिंग कर रहे हो तो रीजनिंग जिसको एक सब्जेक्ट जो बहुत ही स्ट्रांग है, एक सब्जेक्ट को पहले पूरा कर लो। ठीक है, उसके बाद जो बच गया 2 सब्जेक्ट, उस पे से एक सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाना है, दूसरे को थोड़ा सा रखना है, मतलब जो मुझसे जो बनता है या जो इजी लगता है वो सबको करना है। ठीक है, तो सीसेट के अंदर ऐसे इसको टैकल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैं क्या देने वाला हूँ, मुझसे क्या हो पाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ है कि 10 मिनट सीरीज़ में निकालने वाला हूँ जो कि फ्री रहेगा यूट्यूब में। ठीक है, इस पे क्या होगा कि जितना भी चैप्टर्स हैं लगभग जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है एकदम 100% तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट सीरीज रहेगा। तो जैसे मान लो कोई नंबर सिस्टम है तो उस पर इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या क्या है, यूनिट डिजिट है, डिविजिबिलिटी है, रिमाइंडर थ्योरम है। तो ये सब को उठा के 10 मिनट के अंदर उसका कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी में हम लोग एक तरह से रिवीजन के लिए काम आ जाएगा। और जिसको कोर्स नहीं परचेज करना है, इतना भी देखने से सफिशिएंट हो जाएगा। कुछ तो पहले से भी स्ट्रांग होता ही है लोगों का। ठीक है, तो इस पे मैथ और रीजनिंग के लिए ये 10 मिनट सीरीज आएगा। ठीक है, ये हो सकता है कि 25 दिसंबर से पॉसिबल नहीं, मतलब नेक्स्ट ईयर है उसका फर्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो और एक और क्या है कि अपना एक ये पेड बैच रहेगा। ठीक है, इस पे हम लोग फुल कोर्स सीसेट के लिए ऑलरेडी एक हम लोग का चल रहा है और एक नया साल जब आएगा उस पर बैच 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस पे ऑलरेडी चल रहा है, जाके कुछ वीडियो डाला हुआ है डेमो के लिए, 2-3 वीडियो, उसको जाके देख सकते हो। ओके, क्या स्टाइल है क्या नहीं है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो क्योंकि ये 10 मिनट सीरीज भी आएगा, ये भी वहीं पे दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ जब भी आएगा लेक्चर आएगा वहीं पे लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और अगर किसी को सीसेट का कोर्स लेना है जो ऑलरेडी एक चल रहा है, अगर उस पर भी लेना है, सब कुछ रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। और अगले साल नेक्स्ट बैच लेना है तो उसके लिए भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ओके, चलो फिर अगर कुछ और भी डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।